डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने दी श्रद्धांजलि। मोदी ने कहा, अहिंसा है दुनिया बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत। उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हमला, भड़के उमर अब्दुल्ला। सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर कहा, दोषियों पर लें एक्शन। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक के बाद लौटे झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, साथ नहीं देखे नाराज 5 विधायक, सियासी चर्चाएं तेज। अजित पवार की पत्नी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन सकती हैं, पति की बारामती सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। पार्टी के शरद गुट में विलय की चर्चा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। देश ने शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने गांधी जी के विचारों को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बापू का स्वदेशी पर जोर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का आधार है। उन्होंने कहा कि गांधी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। वहीं देश भर में पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजधानी लखनऊ में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम योगी ने कहा कि गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। सीएम योगी प्रतिमा के पास बैठकर भजन रघुपति राघव राजा राम का मनन करते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान सत्य और अहिंसा के गांधीवादी मूल्यों को स्मरण किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। लखनऊ की मेयर सुषमा करकवाल ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कई अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब 2 हॉस्टलों के छात्र आमने सामने आ गए। पहले एक छात्र के साथ मारपीट हुई, जिसके बाद विवाद तेजी से बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों और ईंट पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को तीनों थानों से बुलाना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को तितर-बितर किया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। कांग्रेस आलाकमान के साथ दिल्ली में हुई अहम बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री और अधिकांश विधायक गुरुवार देर शाम रांची लौट आए। हालांकि इस दौरान पार्टी के 5 नाराज विधायक उनके साथ नजर नहीं आए, जिससे प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं। दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई। इसे झारखंड कांग्रेस के संगठनात्मक भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। रांची लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व से पार्टी को स्पष्ट और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश मिले हैं। उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हुए हमले की घटना पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तुरंत संज्ञान लिया है। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। यह जानकारी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हुए हाल के हमलों और अब ये हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इन्हें हर हाल में रोका जाएगा। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न रंग है, लेकिन कश्मीर के लोग देश के दूसरे हिस्सों में डर के साए में जी रहे हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया कि वह हर जरूरी कदम उठाएगी ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। साथ ही सरकार ने उम्मीद जताई कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार भी दूसरे राज्यों को इस बारे में जागरूक करेगा।
चंपावत जिले के लोहा घाट तहसील के बाराकोट ब्लॉक के ईजिटा गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत एक भव्य जन सुविधा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी मनीष कुमार ने किया। शिविर में लगभग 1020 लोगों ने भाग लिया और 69 जनसभाओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर की शुरुआत आयुष विभाग द्वारा योग एवं प्राणायाम सत्र से की गई। योग प्रशिक्षक शंकर अधिकारी और नेहा मनुला ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुधाकर गंगवार की देखरेख में योगिक प्रक्रियाएं कराई। जिलाधिकारी ने कहा कि योग एवं प्राणायाम व्यक्ति के आचार, विचार और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। शिविर में आयुष विभाग के साथ साथ होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक चिकित्सा विभागों द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाए गए थे, जहां सैकड़ों लोगों का निःशुल्क उपचार किया गया। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए हाईकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस के दिल्ली बैठक की। बैठक के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस को राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। हाईकमान के निर्देशों के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने एक बैठक की, जिसमें आगामी चुनाव और उत्तराखंड में आने वाले समय चुनाव और कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई। इसी के चलते आज देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर के 16 फरवरी को राजभवन का घेराव करेगी। साथ ही अगले 3 महीने तक प्रत्येक विधानसभा में उस विधानसभा की लोकल मुद्दों के साथ साथ राज्य स्तरीय मुद्दों को उठाएगी और जनता को जगाने का काम करेगी। साथ ही अंकिता भंडारी मामले में सरकार को सीबीआई जांच की स्थिति को स्पष्ट करनी होगी। अभी तक अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच के बारे में किसी पब्लिक डोमेन में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र से दबंगे की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने एक युवक को बुरी तरह पीट दिया। आरोप है कि हमलावरों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे वह खून से लथपथ हो गया। घटना के दौरान भी हमलावर लगातार वार करते रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने घायल को मेडिकल के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरी वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बहराइच जिले में जंगली जानवर का खौफनाक चेहरा एक बार फिर सामने आया है। सुजौली थाना क्षेत्र के रामपुरवा मुखिया फॉर्म में तेंदुए ने घर के आंगन में खड़ी मासूम पर हमला किया। इस दर्दनाक घटना में 6 वर्षीय अनुष्का की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेंदुआ दबे पांव घर में घुस आया और बच्ची को अपना शिकार बना लिया। चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण पहुंचे, तब तक तेंदुआ जानलेवा हमला कर चुका था। ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ मासूम को छोड़ जंगल की ओर भाग निकला। घटना के बाद गांव में दहशत और पुलिस व वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। बस्ती सदर कोतवाली पुलिस ने कोडीन सिरप सरकार तस्करी के मास्टरमाइंड पंकज कुमार को हड़िया चौराहे से गिरफ्तार किया है। आरोपी गणपति फार्मा नाम की फर्म चलाता है, जहां से जिले की कई मेडिकल दुकानों पर बड़े पैमाने पर कोडीन सिरप की सप्लाई की गई थी। जांच में खुलासा हुआ कि रहमतगंज से संचालित यह फर्म कुछ समय बंद कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रोपराइटर की तलाश शुरू की। आरोपी पंकज कुमार निवासी त्रिलोचनपुर वाराणसी को मुखबिर की सूचना पर दबोचा गया। एएसपी श्यामाकांत के मुताबिक आरोपी के बैंक खाते में जमा 9 लाख रुपए फ्रीज कराए गए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं और एनडीएसपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत जिले की सुमेरपुर कस्बे की एक फैक्ट्री में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां कर्मचारियों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। इस दौरान हेलमेट वितरण और जागरूकता बाइक रैली के माध्यम से सुरक्षित यातायात का मजबूत संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई और सुरक्षित यातायात के संदेश के साथ हेलमेट का वितरण किया गया। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बाइक रैली निकाली गई।
जिसे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से आमजन को सुरक्षित ड्राइविंग और यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया गया। हरदोई जिले में डग्गा मार बसों का अवैध कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है और स्काई ब्लू डबल डेकर जैसी बस सेवाएं नियमों की सरेआम अनदेखी कर रही हैं। बिना परमिट चल रही ये बसें सरकार को हर महीने लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचा रही हैं, जबकि परिवहन विभाग और पुलिस सब जानते हैं, हुए भी चुप हैं। सूत्रों के मुताबिक शाहाबाद, बावन और पिहानी चुंगी के रास्ते दिल्ली जाने वाली ये बसें यात्रियों से ज्यादा अवैध पार्सल ढोने में लगी हैं। हाल में सरकारी बसों के असलाह तस्करी के खुलासे के बाद इन बसों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आशंका है कि रात में बिना जांच चलने वाली ये बसें हथियारों की तस्करी का जरिया बन गई हैं। स्थानीय स्तर पर रसूख और विभागीय साठगांठ के चलते कार्रवाई न होने की चर्चा है। अब जनता पूछ रही है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या जल्द कार्रवाई करेगा। कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी एसआईआर का कार्य जनपद की सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में तय कार्यक्रम के अनुसार सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। फिलहाल यह प्रक्रिया सुनवाई के चरण में चल रही है, जिसमें चिन्हित मामलों का नियम अनुसार निस्तारण किया जा रहा है। एसआईआर के दौरान करीब 2,07,000 मतदाता नो मैपिंग श्रेणी में गए थे। इनमें से 1,70,325 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब तक लगभग 35,000 मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। यह सुनवाई 175 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और 10 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा की जा रही है। सुनवाई के दौरान मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने बयान दर्ज करा रहे हैं। इंदिरानगर थाना क्षेत्र में 28 वर्षीय मॉडल तन्नू सिंह ने आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार पति राहुल सिंह द्वारा मजाक में बंदरिया कहे जाने से तन्नू बेहद आहत हो गई। बताया जा रहा है कि तन्नू को मॉडलिंग का शौक था और वह अपने लुक्स व करियर को लेकर काफी संवेदनशील थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इंदिरानगर पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। किशनी थाना क्षेत्र के माधपुरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक युवक को गोली मार दी गई और लाठी डंडों से भी पूरी तरह पीटा गया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस का कहना है कि दोषियों की पहचान की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत के बीसलपुर में आज सुबह बड़े चौराहे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। मोहल्ला हबीबुल्ला निवासी रेशू खान लोड ट्रैक्टर की ट्रॉली अनलोड करने के लिए उसका ढाला खोल रहे थे। इसी दौरान ढाल पर खड़ा ट्रैक्टर अचानक आगे बढ़ने लगा। ट्रैक्टर को रोकने के लिए रेशू खान दौड़े, लेकिन उनका पैर फिसल गया। वह लोड ट्रैक्टर के नीचे आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान के एक संवेदनशील परमाणु स्थल पर धमाके की खबर से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में विस्फोट हुआ है। संडे गार्जियन के अनुसार यह धमाका मंगलवार शाम न्यूक्लियर फैसिलिटी में हुआ, जिसकी पुष्टि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने कर दी है। हालांकि ईरान की ओर से धमाके को लेकर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहले से ही इलाके में तैनात था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिडिल ईस्ट भेजे जाने की बात कही है। इस घटनाओं के बाद क्षेत्र में नई जंग की आहट तेज होती नजर आ रही है।
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अचानक हलचल मचा दी। शुक्रवार को उनका आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब हो गया, जिससे फैंस में हड़कंप मच गया। कई यूजर्स को प्रोफाइल सर्च करने पर यूजर नॉट फाउंड दिखा, जिसके बाद अकाउंट डिलीट या हैक होने के कयास लगे। कोहली के करीब 27 करोड़ फॉलोअर्स हैं। ऐसे में अकाउंट गायब होने पर फैंस ने अनुष्का शर्मा के पोस्ट पर भी सवालों की बौछार कर दी। हालांकि कुछ ही घंटों बाद विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट दोबारा एक्टिव दिखाई दिया। अकाउंट लौटते ही फैंस ने राहत की सांस ली, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अकाउंट अचानक बंद और फिर चालू होने की वजह अब भी रहस्यमय बनी हुई है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां भारत पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाला मैच बेहद अहम माना जा रहा है। ग्रुप 2 में इंग्लैंड ने तीनों मैच जीतकर मजबूत स्थिति बना ली है और वह 6 अंकों के साथ सेमीफाइनल की ओर अग्रसर है। इंग्लैंड का आखिरी ग्रुप मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा, जिसे हराकर वह 8 अंकों के साथ क्वालिफाई कर सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इंग्लैंड के साथ इस ग्रुप में है, जिससे सेमीफाइनल के लिए उसका रास्ता उलझता हुआ है। ग्रुप 1 की ओर देखें तो ऑस्ट्रेलिया पहले से ही सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है और एक अन्य स्थान के लिए अफगानिस्तान, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच कड़ा मुकाबला है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर ग्रुप में टॉप 2 में जगह बनाना अनिवार्य है, जिससे ग्रुप 2 का मुकाबला खासा दिलचस्प बन गया है। अब रविवार के भारत पाकिस्तान मैच के नतीजे से ही ग्रुप 2 की दिशा तय होगी और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का गणित साफ होगा। दिल्ली में फरवरी महीने की शुरुआत मौसम में बदलाव के साथ होने जा रही है, जिसमें हल्की बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग IMD के अनुसार 31 जनवरी से 3 फरवरी तक राजधानी में न्यूनतम तापमान लगभग 6 से 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इस अवधि में सुबह के समय घना कोहरा और दोपहर शाम को बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश की संभावना है। बारिश और हवाओं के कारण मौसम सुहाना तो रहेगा, लेकिन ठंड का असर भी जारी रहेगा। IMD ने येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज हवाओं और गरज चमक की चेतावनी दी है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 और 2 फरवरी को रात में हल्की बारिश और आंधी तूफान के साथ हवाओं की गति बढ़ सकती है। इन मौसमी परिस्थितियों से विजिबिलिटी, तापमान और सड़क यातायात पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।